हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 324 में दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था और इस दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, अब इसका पर्पस क्या है इस कमीशन का। कंडक्ट एंड सुपरवाइज इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था कि जो पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, और जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको उसको जो कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। ओके, अब आगे इस कमीशन के कंपोजिशन पे बात करते हैं। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। या तो इनका टेन्योर 6 साल का होगा, और अगर उससे पहले ये 65 ईयर्स के हो जाते हैं तब भी इनको रिटायर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का। इनिशियली अ सिंगल मेंबर बॉडी अंटिल 1989। जो पहले इलेक्शन कमीशन थी वो पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था 1989 तक। बट उसके बाद इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि 3 मेंबर्स बॉडी है, जिसको हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 लोग होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ऑल मेंबर्स हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल पेज। इसका मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है और इनको इक्वल पे किया जाता है। अब थर्ड बात करते हैं सपोर्ट स्टाफ। इन तीनों मेंबर्स को छोड़ के बाकी कमीशन में जितने भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं, ECI इज असिस्टेड बाय अ सेक्रेटरीट एंड ऑफिशियल इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये एक स्पेशल प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और इसी प्रोसीजर के थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जब तक वो गवर्नमेंट को रिकमेंड ना करे, जब तक वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड ना करे कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहिए, तब तक इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नहीं प्रिस्क्राइब है या क्या क्या नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर्स। बाकी जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में, उनका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्डेड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गया है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको कोई फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए डिबार्ड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की इसकी। कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर द ऑफिसेज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 में कौन कौन से ऑफिसेज मेंशन्ड है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, और स्टेट लेजिस्लेचर है, वो आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। प्रिपेयर्स, रिवाइज एंड अपडेट्स इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, जिसमें आप लोग के नाम लिखे होते हैं कि कौन कौन वोट के लिए एलिजिबल है, कौन कौन वोट दे सकता है। ठीक है, उनको प्रिपेयर करने का काम, उनको हर साल रिवाइज करने का काम, हर साल अपडेट करने का काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट डिलिमिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कोऑर्डिनेशन विद डिलिमिटेशन कमीशन। कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहाँ पे इलेक्शन होना है, एक स्टेट को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, तो वो काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है विद द कोऑर्डिनेशन विद डिलिमिटेशन कमीशन।
अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन की। सेटल्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी फैसला करेगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी, उसको जो भी सॉल्व करेगी। नेक्स्ट, एलोकेट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पार्टीज अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के अंडर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज को सिंबल देती है और ये सिंबल पार्टी यूज करती है इलेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। अब इलेक्शन हुआ और पार्टीज का जैसा पोल परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी को नेशनल स्टेटस या स्टेट पार्टी स्टेटस देती है। जैसा उनका पोल परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से उनको स्टेटस मिलता है, या तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी या स्टेट पार्टीज कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडवाइजरी फंक्शंस की। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएज अंडर द आर्टिकल 102 एंड 191। तो जो भी एमपी या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर होगा उसको प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो एडवाइस करेगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एडवाइसेस प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और 1 साल हो चुका है लगे हुए, तो अब ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि उस स्टेट में इस टाइम इलेक्शन हेल्ड किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटर्स द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अब इलेक्शन हो रहा है तो उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो मॉनिटर करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मॉनिटर करता है कि वो कैसे कंडक्ट कर रही हैं। सेकेंड, इंप्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल फंक्शन है, प्रोमोट्स वोटर अवेयरनेस एंड इंकरेजेस पार्टिसिपेशन थ्रू कैंपेन लाइक स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो लोगों में अवेयरनेस फैलाए, कि लोगों की वोटर्स को अवेयर करे कि जाके वोट दें। ये काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, उसको कौन असिस्ट करता है? तो उसको असिस्ट करता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और ये कौन होता है? ये सिविल सर्विस में से कोई चुना जाता है एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन को स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है वो होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। इसे अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इन कंसल्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। और आगे बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कलेक्टर एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। कलेक्टर का 2 काम होता है, ही अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अपॉइंट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ। ठीक है, तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? वो कलेक्टर है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो अपॉइंट कौन करेगा? कलेक्टर अपॉइंट करेगा। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पोलिंग बूथ होगा उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है कलेक्टर द्वारा। अब कुछ पॉइंट से बात कर लेते हैं। जैसे राइट टू वोट जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि राइट टू वोट क्या है, लीगल राइट है कि फंडामेंटल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट, जो 61 अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। इस एक्ट के थ्रू जो हमारा मिनिमम वोटिंग एज है वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब लास्ट बात कर लेते हैं एमसीसी के बारे में। ठीक है, तो इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो गाइडलाइंस टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन इशू करती है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसे हम एमसीसी कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अप्लाइज फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन अंटिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट करती है इलेक्शन कमीशन तो एमसीसी लागू हो जाता है। और ये कब तक रहता है? जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए इलेक्शन का। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो पहला की पॉइंट है रेगुलेटिंग बिहेवियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके कैंडिडेट हैं उनके बिहेवियर को कौन रेगुलेट करता है? एमसीसी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है।
प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनल कास्ट बेस्ड एंड पर्सनल अटैक ऑन कैंडिडेट। तो कैंडिडेट्स के ऊपर कोई कास्ट बेस्ड या पर्सनल या कम्युनल अटैक नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज और पब्लिक रिसोर्सेज। जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं या पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज नहीं कर सकता। रेगुलेशन ऑन कैंपेन कंटेंट इंक्लूडिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, इसको रेगुलेट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है थ्रू एमसीसी। तो लास्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स। तो जो इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट के बाद कोई भी लार्ज पॉलिसी अनाउंसमेंट रूलिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती और कोई भी अपॉइंटमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वो भी नहीं कर सकती। उस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको ओपन करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।